नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं क्या आपकी पंचायतों के आरक्षण के बारे में। कल हम पंचायतों के आरक्षण के बारे में चर्चा कर ही रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण को समझ चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आरक्षण पंचायतों में जो आरक्षण होता है, ठीक ना, पंचायतों में जो आरक्षण होता है ना, वो प्रत्येक स्तर में होता है। पंचायतों में आरक्षण प्रत्येक स्तर में होता है, अर्थात प्रत्येक पंचायत में होता है। प्रत्येक पंचायत में होता है, यहां तक जानते हैं। ग्राम पंचायत में भी होता है, जनपद पंचायत में भी होता है और जिला पंचायत में भी होता है। ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं होता है। अगर मैं प्रत्येक पंचायत की बात करता हूं तो प्रत्येक पंचायत में दोस्तों तीनों पंचायत होंगे। क्या? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत। पंचायत में क्या होगा? आरक्षण होगा, राइट। ग्राम पंचायत में भी आरक्षण है, जनपद पंचायत व जिला पंचायत में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। अब ग्राम पंचायत में भी वार्ड के प्रमुख होते हैं, वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे पंच, तो पंच के लिए भी आरक्षण होगा। तो पंच और सदस्य के लिए आरक्षण, पंच और सदस्य के लिए भी आरक्षण होता है। और पंचायत के जो प्रमुख होते हैं जैसे सरपंच, अध्यक्ष, इसके लिए भी आरक्षण होता है। प्रत्येक पंचायत में आरक्षण होगा, लेकिन पंच, ग्राम पंचायत में पंच के लिए और सरपंच के लिए आरक्षण, ठीक। वही हम जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत में जनपद सदस्य का भी आरक्षण होगा और जनपद अध्यक्ष का भी आरक्षण होगा। वही हम जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में भी जिला सदस्य के लिए भी आरक्षण होगा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण होगा, ठीक। और सभी का जो आरक्षण का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो नियम है, वो सभी के लिए समान है। मतलब ग्राम स्तर पे पंच बोलूं चाहे सरपंच बोलूं, सभी को, एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब सभी स्तर में, प्रत्येक पंचायत में, ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी, तीनों पंचायत में, चाहे मैं पंच के लिए बोलूं चाहे सरपंच या जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए बोलूं, एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, सभी स्तर में। मतलब प्रक्रिया क्या है? समान है। प्रक्रिया क्या है? समान है, ठीक। और दोस्तों ओबीसी का जो आरक्षण दिया जाएगा सभी स्तर में, ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा तो उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक ही होगी। 50% तक ही होगी। ओबीसी को भी रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। कल हम इस पूरे प्रक्रिया को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ चुके हैं। प्रत्येक पंचायत में, ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी महिला को आरक्षण दिया जाएगा तो 50%, कुल सीटों का 50% महिला को आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें आरक्षित वर्ग की महिला भी शामिल है। महिला में आरक्षित वर्ग की महिला भी शामिल है और सामान्य वर्ग, अनरिजर्व कैटेगरी की महिला भी शामिल है, ठीक। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। अंतर क्या है? प्रक्रिया तो समान है सर, प्रक्रिया समान है आरक्षण का। आरक्षण कैसे दिया जाता है? प्रक्रिया समान है, विहित रीति से दिया जाता है, चक्रानुक्रम अभी देखेंगे, लॉट पद्धति भी हम देखेंगे अभी। प्रक्रिया समान है। अंतर क्या है? तो अंतर जनसंख्या का है और विहित प्राधिकारी का है। बस दो ही अंतर है कि ग्राम पंचायत में विहित अधिकारी कौन होगा, जनपद पंचायत में विहित प्राधिकारी कौन होगा और आपके जिला पंचायत में विहित प्राधिकारी कौन होगा। पहला अंतर। दूसरा अंतर, जब हम सरपंच को आरक्षण देंगे, सरपंच की आरक्षण की बात करेंगे तो कहां की जनसंख्या देखा जाएगा। यदि हम
यदि हम सरपंच को आरक्षण देंगे तो कहां का पॉपुलेशन देखा जाएगा, उसी प्रकार जनपद पंचायत के सदस्य को आरक्षण देंगे तो कहां की जनसंख्या देखा जाएगा, यह अंतर है। या जिला पंचायत के अध्यक्ष को आरक्षण देंगे तो कहां की जनसंख्या को कैलकुलेट करके देंगे, ये सब में अंतर होता है। बस यही अंतर है, दो चीजों का अंतर है, एक वित्त अधिकारी और दूसरा आपके जनसंख्या का। बाकी आरक्षण की जो प्रक्रिया है सभी स्तर में समान है, समान प्रक्रिया, समान नियम। अब समझो, मान लो एससी एसटी ओबीसी और महिला आरक्षण को कल हम समझ चुके थे। मान लो कोई वार्ड में, ये वार्ड में बटा हुआ है ऐसे, अब ए नामक वार्ड में आरक्षण निकल के आया, एससी एससी एसटी, मान लो एससी निकल के आया। मान लो इस वार्ड में एससी का एक भी व्यक्ति नहीं है तो क्या होगा। मान लो इस वार्ड में ओबीसी निकल के आया, ओबीसी का आरक्षण निकल कर आया, लेकिन इस वार्ड में एक भी ओबीसी नहीं है, तब क्या होगा। मान लो इस वार्ड में एसटी का सीट निकल के आया, लॉट पद्धति से निकल के आता है ये चक्रानुक्रम में, ठीक, लॉट पद्धति से यहाँ एसटी के लिए आरक्षण निकल के आया, लेकिन एक भी यहाँ का एसटी व्यक्ति नहीं है, तब क्या होगा। तो वह क्षेत्र, वह वार्ड या वह निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण से मुक्त हो जाता है, वहां आरक्षण लागू नहीं होता। इसी का टॉपिक है क्या, आरक्षण मुक्त। चलिए बनाइए आरक्षण मुक्त, टॉपिक आज का क्या है, आरक्षण मुक्त। आरक्षण लिखिए मुक्त, आरक्षण मुक्त क्या होता है, आपके टॉपिक है आरक्षण मुक्त, ठीक। लिखिए, यदि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में, यदि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में, अब देखिए, यदि किसी वार्ड ग्राम पंचायत में क्या होता है, वार्ड होते हैं जहां से पंच चुन के आते हैं, और जनपद और जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से निर्वाचित सदस्य चुन के आते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य चुन के आते हैं। आरक्षित वर्ग, किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग मतलब एससी एसटी ओबीसी। अब महिला तो होगा ही होगा ना, महिला तो होगा ही होगा, बिना महिला के कोई निर्वाचन क्षेत्र हो ही नहीं सकता, है ना। तो एससी एसटी ओबीसी, आरक्षित वर्ग मतलब क्या, एससी एसटी ओबीसी, इसमें महिला को शामिल नहीं करना है, कि आबादी नहीं है, कि आबादी नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, उस वर्ग के आरक्षण से, तो लिखिए, तो वह वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र, वह वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र उस वर्ग के आरक्षण से मुक्त होगा, उस वर्ग के आरक्षण से मुक्त होगा, मुक्त होगा। मान लो ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये निर्वाचन क्षेत्र है, समझिए थोड़ा ना, उस वर्ग लिखा हुआ यहां पर, उस वर्ग के आरक्षण से मुक्त होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में बटा लॉट पद्धति से निकल के आया कि ये ए नामक जो वार्ड है या निर्वाचन क्षेत्र है, यहां एससी का आरक्षण निकल के आया लॉट पद्धति से, एससी का आरक्षण निकला, लॉट मतलब चिट निकाला जाता है कलेक्टर के द्वारा। अब यहां एससी का आरक्षण निकल के आया ए नामक वार्ड पे, अब यहां एससी का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो यह क्षेत्र एससी के लिए आरक्षण के लिए क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा, फिर स्लॉट निकाला जाएगा, अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा। एससी के आरक्षण से यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मान लो अब यहां इस वाले क्षेत्र बी नामक क्षेत्र में लॉट से निकला एसटी आ गया,
अब यहाँ एसटी का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो एसटी के आरक्षण से वह मुक्त हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आएगा, तो ओबीसी के आरक्षण से वही मुक्त हो जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि उस वर्ग के आरक्षण से मुक्त होगा, दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यदि तीनों नहीं है, यदि इस क्षेत्र में एससी भी नहीं है, एसटी भी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है, तो अनरिजर्व के लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक, ये रहा आरक्षण मुक्त की प्रक्रिया। आरक्षण कैसे मुक्त किया जाता है समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक जी, आगे बढ़े हैं। अब मैं क्या कह रहा था, देखिए आप चीजों को, पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है, सबके लिए प्रक्रिया समान है। ग्राम पंचायत के लिए भी, जनपद पंचायत के लिए भी, और जिला पंचायत के लिए भी। चाहे मैं पंच की बात करूं या सरपंच की बात करूं ग्राम पंचायत में, चाहे मैं जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य या जिला अध्यक्ष की बात करूं, चाहे मैं जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य बीडीसी या जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए बात करूं, सबके लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है, आरक्षण का जो रीति है, नियम है, वो समान है। अंतर सिर्फ दो चीजों का होता है, दो चीजों का। एक विहित अधिकारी का अंतर होता है कि कौन इनके आरक्षण का लॉट निकालेगा, कौन आवंटित करेगा आरक्षण को चक्रानुक्रम पद्धति में आवंटित करने वाला अधिकारी, उसी को कहा जाता है विहित अधिकारी। कौन होगा? जब इनको आरक्षण दिया जाएगा तो कहां की जनसंख्या को देखा जाएगा, ये अंतर है, कहां की जनसंख्या को देखा जाएगा। और तीसरा, पंच के आरक्षण की बात, पंच की आरक्षण का प्रावधान कौन से धारा में है, सरपंच की आरक्षण का प्रावधान कौन सी धारा में है, उसी प्रकार जनपद जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण का प्रावधान कौन सी धारा में है। यह बस अंतर होता है, बाकी प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, समान होता है जी। ठीक, तो पहले हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। क्या जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। प्रत्येक पंचायत में आरक्षण के लिए जनसंख्या देखा जाता है। जनसंख्या, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। शर्त क्या है, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए यदि ओबीसी शामिल है तब। ठीक, तो कहां की जनसंख्या देखा जाएगा, तो मैं चार्ट बनाया हूं, देखिए। पंच की आरक्षण का प्रावधान पूछे तो किसमें है, तो आंसर करेंगे धारा 13 में। धारा 13 में पंच के आरक्षण के बारे में बताया गया है। पंच के आरक्षण के बारे में कौन से धारा में बताया गया है, तो धारा 13 में। जब धारा 13 में बताया गया है यदि पंच को आरक्षण दिया जाएगा तो पंच में एससी एसटी को या ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा तो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। तो कहां की जनसंख्या को देखा जाएगा, तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या को देखा जाएगा। ग्राम पंचायत की जनसंख्या को देखा जाएगा, जनसंख्या को देखा जाएगा। कैसे, ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 वार्डों में विभाजित कर, मैक्सिमम 20 वार्डों में विभाजित कर सकते हैं। 1 2 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो मैं 10 वार्ड में विभाजित किया एक ग्राम पंचायत को। ये ए नामक, मान लो ये फुलेरा ग्राम पंचायत है जी, फुलेरा, ये फुलेरा ग्राम पंचायत है। इस फुलेरा ग्राम पंचायत को मैं 10 वार्डों में विभाजित किया, क्योंकि कोई भी ग्राम पंचायत मिनिमम 10 वार्ड और मैक्सिमम 20 वार्ड हो सकते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में। मैंने 10 वार्ड में विभाजित कर दिया इसको, मैं कलेक्टर हूं। वार्डों का निर्धारण, वार्डों का विभाजन कौन करता है, तो कलेक्टर करता है। ठीक, 10 वार्ड में विभाजित किया। अब प्रत्येक वार्ड से पंच चुन के आएंगे, मतलब यहां से 10 पंच चुन के आएंगे, तो कौन सा वार्ड कौन से कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा, इसके लिए जनसंख्या देखा जाएगा ना। तो यह वार्ड किसके अधीन है, यह वार्ड किसके अधीन है, तो ग्राम पंचायत के अधीन वार्ड होते हैं। तो जिसके अधीन वार्ड होते हैं ना, उसी का जनसंख्या देखा जाता है। जिसके अधीन वार्ड होते हैं उसी का जनसंख्या देखा जाता है। तो ग्राम पंचायत के अधीन, इस ग्राम पंचायत के अंदर ही वार्ड है ना, इस ग्राम पंचायत के अंदर ही क्या होते हैं, वार्ड होते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन देखा जाएगा कि इस ग्राम पंचायत में, इस फुलेरा नामक ग्राम पंचायत में कितने % एससी है, कितने %
एसटी है, कितने परसेंट ओबीसी है, ये इस फुलेरा नामक ग्राम पंचायत में देखा जाएगा। जितने परसेंट एससी होंगे उतने परसेंट एससी को आरक्षण मिल जाएगा, जितने परसेंट एसटी होंगे उतने परसेंट एसटी को आरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि एससी और एसटी को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ओबीसी को भी आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त होते हैं, उस शर्त को हम कल पढ़ चुके थे। ठीक, राइट। तो जिसके अधीन होते हैं उसी का पॉपुलेशन देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं जनपद पंचायत सदस्य बीडीसी की बात करते हैं। बीडीसी तो जनपद पंचायत सदस्य की आरक्षण का प्रावधान अगर आपसे कोई भी पूछे तो धारा 23 बताना है। धारा 23 क्या बताना है जी? धारा 23 बताना है। ठीक, अब जनपद पंचायत के सदस्यों को जब आरक्षण देना हो तो जनपद पंचायत सदस्य किसके अधीन होते हैं? तो खंड को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है ना, जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। मान लो ये जनपद पंचायत है ये, अब जनपद पंचायत को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में बांटेंगे, मतलब ये पूरा ब्लॉक है, इस खंड को निर्वाचन क्षेत्र में बांटेंगे तो निर्वाचन क्षेत्र मतलब यहाँ से सदस्य चुन के आएंगे, है ना, यहाँ से भी सदस्य चुन के आएंगे, है ना, यहाँ से भी सदस्य चुन के आएंगे। तो सदस्य किसके अधीन है? तो पूरे जनपद पंचायत के अधीन है ना जी, जनपद पंचायत के अधीन है। इसलिए जनपद पंचायत की आरक्षण की जब हम बात करेंगे तो खंड का जनसंख्या देखा जाएगा, क्योंकि खंड में जनपद पंचायत होता है तो खंड की जनसंख्या देखा जाएगा, जनसंख्या देखा जाएगा। खंड की जनसंख्या, खंड में कितने परसेंट एससी हैं, खंड में कितने परसेंट एसटी हैं, खंड में कितने परसेंट ओबीसी हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। महिला के लिए आरक्षण फिक्स है, महिला को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जाता है, उसके लिए फिक्स है 50%। ठीक, अब जिला पंचायत का आरक्षण का अगर प्रावधान पूछे कौन से धारा में, अगर आपसे कोई पूछे तो चुपचाप आंख बंद करके आंसर कर देना है। क्या? धारा 30। क्या कर देना है? धारा 30। धारा 30 कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। अब जिला पंचायत के अधीन ही तो सदस्य होते हैं ना जी, जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत के अधीन होते हैं, तो जिले की जनसंख्या देखा जाएगा। इसमें जिले की जनसंख्या जिले की जनसंख्या देखा जाएगा। तो ये वाला तो जनसंख्या समान भाई। पंच की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या देखेंगे, पंच को आरक्षण देना हो तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या देखेंगे, जनपद पंचायत के सदस्य को आरक्षण देना हो तो खंड की जनसंख्या, जनपद पंचायत की जनसंख्या देखेंगे। यदि जिला पंचायत के सदस्य को आरक्षण देना हो तो जिले की जनसंख्या को, पूरे जिले की जनसंख्या को देखेंगे। पूरे जिले की जनसंख्या में कितने परसेंट एससी है, कितने परसेंट एसटी है, कितने परसेंट ओबीसी है, उस अनुपात में जिला पंचायत सदस्य को आरक्षण दे देंगे। यहां तो समान है। जिला की बात करेंगे, सदस्य के लिए समान है। जिला में जिला का जनसंख्या, जनपद में जनपद की जनसंख्या, और ग्राम पंचायत में पंच के लिए ग्राम की जनसंख्या। अंतर यहाँ है, ये तो सरल है। जनसंख्या, यहाँ के जनसंख्या कैलकुलेट किया जाता है, ये सरल है। अब यहाँ अंतर है। कैसे अंतर है? अब सरपंच किसके अधीन होंगे? सरपंच ग्राम पंचायत के अधीन तो नहीं होंगे, सरपंच जनपद पंचायत के अधीन होंगे। तो एक स्टेप ऊपर ले जाना है आपको, एक स्टेप ऊपर का सोचना है। ठीक, कैसे? पहली बात तो आपसे पूछेगा, चलिए बताइए, सरपंच को आरक्षण दिया जाता है तो सरपंच के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन से धारा में है, आपसे पूछा जाएगा पहली बात। तो आंसर करेंगे 17। पंच के आरक्षण का प्रावधान धारा 13 में है, जबकि सरपंच के लिए आरक्षण का प्रावधान धारा 17 में है जी। किसमें है? तो धारा 17 में है। पंच के लिए आरक्षण का प्रावधान धारा 13, सरपंच के लिए आरक्षण का प्रावधान धारा 17 में है। ठीक, अब सरपंच को आरक्षण देना हो तो कैसे आरक्षण दिया जाएगा? तो सरपंच एक जनपद पंचायत में, एक खंड में, ये क्या है? खंड है, जनपद पंचायत है। एक खंड में बहुत सारे सरपंच होंगे, सरपंच
ए सरपंच, बी सरपंच, सी सरपंच, डी। तो एक जनपद पंचायत में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं। एक जनपद पंचायत में बहुत सारे ग्राम पंचायत हो सकते हैं और ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच होते हैं, अर्थात एक जनपद पंचायत में बहुत सारे सरपंच हो सकते हैं। जब सरपंच को आरक्षण देना हो तो हमें खंड की जनसंख्या देखना पड़ेगा, खंड का पॉपुलेशन देखना पड़ेगा कि ये खंड में, इस खंड में मान लो 20% एससी समुदाय के हैं और 30% एसटी समुदाय के हैं, तो इस खंड में 20% सरपंच होंगे, 20% एससी सरपंच होंगे, 30% एसटी सरपंच होंगे, उस खंड के अंदर जितने भी सरपंच होंगे। ठीक, अब 30 2 50 हो गया तो ओबीसी को आरक्षण तो मिलेगा ही नहीं। मान लो ये रहता आपका 25%, मान लो 25% एससी है तो 25 कितना हो गया 45, तो 5% ओबीसी के लिए आरक्षण होता। तो 5% सरपंच, 5% सरपंच कौन होते? ओबीसी होते। ठीक, तो सरपंच के लिए जो जनसंख्या देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, खंड की देखा जाता है। एक स्टेप आगे जाना है, सरपंच की बात करेंगे तो एक स्टेप ऊपर की सोचना है, तो खंड की जनसंख्या देखेंगे। इसमें खंड की जनसंख्या देखेंगे। मैं कहा था ना, अंतर सिर्फ जनसंख्या का है, प्रक्रिया समान है। यदि हम जनपद अध्यक्ष को आरक्षण देंगे तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण का प्रावधान अगर आपसे पूछे तो आंख बंद के आंसर करेंगे धारा 25 में है सर, धारा 25। जनपद पंचायत को आरक्षण धारा 25 के तहत दिया जाता है, जबकि जनपद पंचायत के सदस्य को आरक्षण धारा 23 के तहत दिया जाता है। ठीक, देखिए अब देखिए, तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं किसके अधीन होते हैं? जिला के अधीन होते हैं। एक जिला में बहुत सारे जनपद पंचायत होते हैं, बहुत सारे जनपद पंचायत होते हैं तो बहुत सारे जनपद पंचायत अध्यक्ष होंगे। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान करना हो तो जिले की जनसंख्या देखा जाएगा, जिले की जनसंख्या देखा जाएगा। ये अंतर है जी, जिले की जनसंख्या देखा जाता है। ठीक, अब जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 27 जिला पंचायत, मतलब पूरे राज्य में 27 जिला पंचायत हैं, मतलब 27 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, 27 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। राइट, तो 27 में से कितने एससी होंगे, कितने एसटी होंगे, कितने ओबीसी वर्ग के होंगे, इसके लिए आरक्षण का निर्धारण करेंगे तो जनसंख्या देखेंगे तो पूरे राज्य का देखेंगे, राज्य की जनसंख्या देखा जाएगी। इसमें राज्य की जनसंख्या देखा जाएगा, राज्य की जनसंख्या देखा जाएगा। यह रहा दोस्तों आरक्षण का आपकी जनसंख्या। आरक्षण निर्धारण करने के लिए जो जनसंख्या देखा जाता है तो पंच के लिए कहाँ की जनसंख्या देखा जाएगा, जनपद पंचायत सदस्य के लिए कहाँ की जनसंख्या देखा जाएगा, जिला पंचायत सदस्य के लिए कहाँ की जनसंख्या देखा जाएगा, सरपंच के लिए कहाँ की जनसंख्या देखा जाएगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए कहाँ की जनसंख्या देखा जाएगा, और जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कहाँ की जनसंख्या देखा जाएगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, विश्व में ऐसा कोई नहीं बताया होगा जैसा मैं बता रहा हूँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। मैं किसी भी टॉपिक को दोस्तों सरल से सरल बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, पंच को आरक्षण दे दिए, सर जनपद पंचायत सदस्य को आरक्षण दे दिए, जिला पंचायत सदस्य को आरक्षण दे दिए, कोई बात नहीं, मामला सब फिट है। सरपंच को दे दिए, जनपद पंचायत अध्यक्ष को दे दिए और जिला अध्यक्ष को दे दिए, तो उपाध्यक्ष का क्या, उप सरपंच का क्या,
उपाध्यक्ष और उप सरपंच के लिए क्या, इसके लिए टॉपिक लिखिए। टॉपिक क्या लिखिए? लिखिए टॉपिक उप सरपंच, उप सरपंच या जनपद या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद और जिला पंचायत में क्या होते हैं जी? उपाध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। तो क्या होगा? टॉपिक लिखिए, यदि सरपंच, लिखिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, नोट करके लिखिए, यदि सरपंच, यदि सरपंच लिख लिए, ऑब्लिक कीजिए, जनपद, यदि सरपंच जनपद या जिला पंचायत, जिला, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा, जिला पंचायत के अध्यक्ष, कई बार पढ़ चुके हैं फिर भी बता रहा हूं। यदि सरपंच जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष SC ST OBC वर्ग, अध्यक्ष आरक्षित वर्ग, लिखिए आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग मतलब SC ST OBC, इसमें महिला शामिल नहीं होगा। OBC, आरक्षित वर्ग SC ST OBC वर्ग से नहीं है, वर्ग से नहीं है, नहीं है, तो जो उप सरपंच है, उप सरपंच या जो जनपद या जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, ये दोनों SC ST OBC वर्ग के होंगे, वर्ग के होंगे। मतलब यदि सरपंच और जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से नहीं है तो उपाध्यक्ष और उप सरपंच आरक्षित वर्ग से होगा, लिख लीजिए। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि सरपंच आरक्षित वर्ग है तो उप सरपंच अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, अनरिजर्व में सभी आ जाते हैं। यदि सरपंच अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उप सरपंच रिजर्व कैटेगरी का होगा। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे इसका? ठीक, ये लिख लीजिए, फ्लो चार्ट जरूरत नहीं है। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या समझ में आ गया, कैसे आरक्षण का नियम प्रक्रिया समझ में आ गया है आप लोगों को। ठीक, कैसे जनसंख्या कैसे दिया जाता है, अध्यक्ष को कैसे दिया जाता है, सदस्य को कैसे दिया जाता है, उपाध्यक्ष को कैसे दिया जाता है, समझ में आ गया होगा। कौन कौन से धारा में इसका प्रावधान है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आरक्षण जब दिया जाता है ना तो कुछ नियम होते हैं, आरक्षण देने के कुछ नियम होते हैं। मैं समझा रहा हूं कुछ चीजों को। आरक्षण देने का नियम होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होता है। प्रक्रिया तो हम समझ चुके हैं कि कितने % दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पढ़ चुके हैं। कुछ नियम होते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे मैं पंच की बात करूं, जनपद पंचायत सदस्य की बात करूं, या जिला पंचायत सदस्य की बात करूं, या मैं सरपंच की बात करूं, या जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात करूं, जब इनके लिए आरक्षण आवंटित किए जाएंगे ना तो कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? नियम है दोस्तों, विहित रीति का पालन किया जाता है, विहित रीति का पालन किया जाता है। और इसके लिए विहित रीति क्या है? तो दो विहित रीति है, एक लॉट पद्धति का पालन किया जाएगा,
लॉट पद्धति का पालन किया जाएगा, और दूसरा क्या है, चक्रानुक्रम पद्धति का पालन किया जाएगा। चक्रानुक्रम पद्धति का पालन किया जाता है, चक्रानुक्रम पद्धति का पालन किया जाता है। और लॉट पद्धति निकालने के लिए और चक्रानुक्रम पद्धति निकालने के लिए विहित अधिकारी होते हैं। आरक्षण को चक्रानुक्रम में आवंटित करने के लिए विहित अधिकारी होते हैं, विहित अधिकारी। ठीक, तो चलिए समझिए कौन भी चक्रानुक्रम हम समझेंगे। पहले आवंटन को समझ लेते हैं, उसके बाद चक्रानुक्रम को समझ लेंगे। आवंटन कैसे किया जाता है, देखिए आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन, विहित अधिकारी को समझ लेते हैं। आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन, आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन करने हेतु विहित अधिकारी, करने हेतु विहित अधिकारी। छोटा मोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन नजरों से गायब हो जाता है क्योंकि किताबों में नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है लेकिन डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। तो आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन करने हेतु विहित अधिकारी कौन होता है, तो तीनों स्तर पर बात करते हैं। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में बात करेंगे, हम बात करेंगे जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत में हम बात करेंगे जिला पंचायत में, जिला पंचायत में, जिला पंचायत में। तीनों स्तर के पंचायत पे हम बात करेंगे कि इसके लिए विहित अधिकारी कौन होते हैं। ग्राम पंचायत में 2 पद होते हैं, 2 पद को आरक्षण दिया जाता है। एक पंच को दिया जाता है आरक्षण, पंच को, और दूसरा सरपंच के लिए भी आरक्षण होता है। पंच को चक्रानुक्रम में आवंटित कौन करेगा, इसके लिए विहित अधिकारी होते हैं कलेक्टर। कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं। इसके लिए विहित अधिकारी कौन होते हैं जी, कलेक्टर होते हैं। सरपंच के लिए आरक्षण का आवंटन कौन करेगा चक्रानुक्रम में, इसके लिए भी कलेक्टर होते हैं। कौन होते हैं जी, इसके लिए भी कलेक्टर होते हैं। ठीक, जनपद पंचायत में भी 2 पद होते हैं, एक होते हैं सदस्य, ठीक, और दूसरा होते हैं अध्यक्ष। सदस्य अध्यक्ष के लिए चक्रानुक्रम का आवंटन किया जाता है, उपाध्यक्ष के लिए नहीं किया जाता है। ठीक, तो सदस्य के लिए विहित अधिकारी इसको चक्रानुक्रम में आवंटित लॉट पद्धति द्वारा चक्रानुक्रम में आवंटित कौन करेगा, इसके लिए भी कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर। अध्यक्ष के लिए चक्रानुक्रम में आवंटित कौन करेगा, तो इसके लिए भी कलेक्टर होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत सब के लिए चक्रानुक्रम में आवंटित करने के लिए, चाहे मैं सदस्य, चाहे अध्यक्ष बोलूं, चाहे पंच बोलूं, चाहे सरपंच बोलूं, सब के लिए चक्रानुक्रम में आवंटित करने के लिए विहित अधिकारी कलेक्टर साहब होते हैं। कौन होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं। अंतर कहाँ है, अंतर यहाँ देखने को मिलेगा। जिला पंचायत में भी कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। सदस्य को भी आरक्षण दिया जाएगा चक्रानुक्रम पद्धति में, लॉट पद्धति द्वारा, और अध्यक्ष को भी दिया जाएगा, अध्यक्ष को भी दिया जाएगा लॉट पद्धति द्वारा। ठीक, सदस्य के लिए जो विहित अधिकारी होते हैं कलेक्टर ही होते हैं।
कलेक्टर ही होते हैं, लेकिन अध्यक्ष के लिए जो विहित अधिकारी होते हैं संचालक पंचायत होते, बस यही अंतर है, संचालक पंचायत होते हैं, बस यही अंतर है। सब के लिए कलेक्टर 1 2 3 4 5, ये पांचों के लिए क्या हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे। विहित अधिकारी कौन हो जाएंगे, कलेक्टर। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष, तो केवल एक चीज को याद रखना, सबके लिए कलेक्टर, सबके लिए विहित अधिकारी, मतलब आरक्षण से संबंधित सबके लिए विहित प्राधिकारी या अधिकारी कलेक्टर होते हैं। यदि हम जिला पंचायत में सिर्फ अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण के लिए आवंटन करता है वो संचालक पंचायत करता है, क्योंकि बात हो रही है राज्यों की, राज्य की बात हो रही है, और राज्य में कलेक्टर कैसे कर सकता है, कलेक्टर तो जिला का प्रमुख होता है, कलेक्टर जिला का प्रमुख होता है, और ये सब जिले के अधीन होते हैं। इतना क्या होता है, जिले के अधीन होते हैं, इसलिए यहां आरक्षण का आवंटन सिर्फ कलेक्टर ही करता है। ठीक है जी। अब आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन तो इन लोग करते हैं, अधिकारियों, तो कैसे करते हैं, चक्रानुक्रम में आवंटन कैसे करते हैं, तो चक्रानुक्रम के मूल्य को बनाए रखने के लिए, समझिए अब बात को, चक्रानुक्रम के मूल्य को बनाए रखने के लिए लॉट पद्धति का पालन किया जाता है। लॉट पद्धति मतलब चिट निकाला जाता है, चिट। चलिए लिखिए लॉट पद्धति। अभी चक्रानुक्रम पे मैं बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, क्यों चक्रानुक्रम का पालन किया जाता है इस पे भी मैं बात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं जो जो शब्द का प्रयोग करूंगा वो सारे शब्द आपके एग्जाम से टकराएंगे, आपके परीक्षा से टकराएंगे। मैं जितने भी शब्द का प्रयोग किया हूं यहां पर आरक्षण को लेकर, वो सारे के सारे शब्द यदि आरक्षण पे प्रश्न पूछा जाता है तो मेरे शब्द एग्जाम में टकराएंगे, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं शब्द के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी बिल्ड कर रहा हूं। ठीक, लिखिए चलिए लॉट पद्धति, लॉट पद्धति, लॉट पद्धति क्या होता है मेरे प्यारे मोहन। ठीक, लिखिए वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। देखिए वार्ड मतलब वार्ड सिर्फ कहां होते हैं, ग्राम पंचायत में, या निर्वाचन क्षेत्रों का, वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण लॉट पद्धति से, लॉट पद्धति से, लॉट पद्धति से लिखिए चक्रानुक्रम, मतलब लॉट पद्धति के अंदर आएगा चक्रानुक्रम। अब एक चक्रानुक्रम मतलब 2 पंचवर्षीय मान के चलना है, मतलब 10 वर्ष के लिए मान के चलना है। दो पंचवर्षीय लिखिए, 2 पंचवर्षीय लिखिए, 2 पंचवर्षीय कार्यकाल, 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए सीट आवंटित किए जाते हैं, सीट आवंटित किए जाते हैं। किसके द्वारा, तो कलेक्टर के द्वारा, वित्त अधिकारी के द्वारा, ठीक, आवंटित किए जाते हैं। अब लॉट पद्धति क्या है सर, वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों। अब देखिए मैं ग्राम पंचायत को उदाहरण दे रहा हूं, उसी को आपको जनपद पंचायत में अप्लाई करना है, उसी को आपको जिला पंचायत में अप्लाई करना है। ये फुलेरा नामक ग्राम पंचायत है जी, क्या, फुलेरा नामक ग्राम पंचायत है। ये
कलेक्टर साहब ने इसको वार्डों में विभाजित किया। मैं कलेक्टर हूं समझो, मैंने वार्डों में विभाजित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वार्ड में। फिर से बना देता हूँ। मिनिमम 10 होना चाहिए, अधिकतम 1 2 3 4 और एक और इधर से ले लेता हूँ 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। 10 वार्ड में क्या हो गया, ये ग्राम पंचायत क्या हो गया, विभाजित हो गया 10 वार्ड में। ग्राम पंचायत कौन सा ग्राम पंचायत है, तो फुलेरा नामक ग्राम पंचायत है। अब ये वार्ड नंबर 2 या निर्वाचन क्षेत्र 2 किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, इसके लिए ना लॉट पद्धति का पालन किया जाता है। लॉट पद्धति, लॉट पद्धति मतलब कलेक्टर साहब सभी कुछ ग्राम पंचायत के सभी मतलब जो गिने चुने नागरिक उन लोग को बुलाएंगे, एक डब्बा लेंगे शराब पीने वाला, इसमें ना चीट डाल देंगे, ऐसे चीट, चिट्ठी जी पुड़िया, और यहीं से चीट निकाला जाएगा। हाँ एससी कैटेगरी था तो सीट एससी के लिए रिजर्व होगा, हाँ एसटी कैटेगरी था वो एसटी के लिए रिजर्व होगा। इसी को कहा जाता है लॉट पद्धति। अब लॉट पद्धति से आरक्षण निर्धारित हो गया यहाँ कलेक्टर के द्वारा। अब ये एक चक्रानु, ये वार्ड नंबर 2 है ना, ये एक चक्रानुक्रम। अब एक चक्रानुक्रम का मतलब होता है 2 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय मतलब 10 साल। तो वार्ड नंबर 2 10 साल मान लो एससी निकल के आया है तो 10 साल के लिए यह एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गया। 10 साल के लिए एससी वर्ग के लिए क्या हो गया, आरक्षित हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। लॉट पद्धति, आपको लॉट पद्धति का पालन किया जाता है वित्त अधिकारी के द्वारा। अब चक्रानुक्रम को अभी तो बता दिया, लेकिन चक्रानुक्रम को और समझाता हूं मैं। लॉट पद्धति समझ में आ गया ना मेरे प्यारे मोहन। चक्रानुक्रम इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राम पंचायत में चक्रानुक्रम का पालन क्यों किया जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य ही होता है समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर देना। तब जाके स्थानीय स्वशासन रूपी जो मूल्य है यह सफल हो पाएगा। स्थानीय स्वशासन के मूल्य को बनाए रखना है। स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मूल्य को बनाए रखना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहा हूं मैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मूल्य को बनाए रखना है तो समाज के सभी वर्ग को, खास करके जो हमारे समाज में वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन, समाज के वीकर सेक्शन, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग, ये सब के सब समाज के वीकर सेक्शन माने जाते हैं। ये सब के सब समाज के वीकर सेक्शन हैं। इनको प्रतिनिधित्व का अवसर सुनिश्चित करना है। तो प्रतिनिधित्व के अवसर सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में चक्रानुक्रम पालन किया जाता है, ताकि सभी को बारी बारी से, सभी वर्ग को, समाज के सभी वर्ग को बारी बारी से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। ठीक, बारी बारी से। जैसे ये आपका ग्राम पंचायत है, यहां से ऐसे चक्र चलेगा, चक्रानुक्रम, फिर आरक्षण खत्म, फिर ऐसे चक्र चलेगा, फिर आरक्षण खत्म। एग्जाम्पल की बात से समझाऊंगा। ये चक्र है, चक्रानुक्रम। लेकिन जो चक्रानुक्रम है हमारे यहाँ वो 2 पंचवर्षीय के लिए है, अर्थात 10 वर्ष के लिए है। ठीक, तो क्यों महत्व है चक्रानुक्रम का, क्यों महत्व है चक्रानुक्रम का? महत्व क्या है? तो समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर देना। कोई एक ही वर्ग बारी बारी से आरक्षण का लाभ ना उठा सके, इसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब एक ही वर्ग बार बार आरक्षण के लाभ से वंचित ना रहे। ठीक, इसलिए चक्रानुक्रम बनाया गया है। अब देखिए, समझिए, ये मान लो किसी पंचायत में, मान लो फुलेरा नामक ग्राम पंचायत में, सरल एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, ग्राम चक्रानुक्रम को समझा रहा हूं ना। ग्राम पंचायत फुलेरा, ये फुलेरा नामक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत नाम क्या है जी? फुलेरा।
ग्राम पंचायत क्या है? फुलेरा। इसमें सिर्फ 5 वार्ड है, 1 2 3 4, ये 5 वार्ड हैं। वार्ड 1 में मान लो आरक्षण आया तो एससी कैटेगरी का आया, वार्ड 2 में आरक्षण आया एसटी कैटेगरी का आया, वार्ड 3 में आरक्षण आया ओबीसी कैटेगरी का आया, वार्ड 4 में आरक्षण आया महिला कैटेगरी का आया, महिला, और वार्ड 5 में क्या है? यूआर है, अनरिजर्व कैटेगरी है। ऐसा आरक्षण निर्धारित हुआ। मान लो 5 ही वार्ड थे, सरल एग्जांपल से उसको बड़े लेवल में अप्लाई कर देना है। 5 वार्ड थे फुलेरा में। वार्ड 1 में एससी कैटेगरी के आया लॉट पद्धति से, ठीक। तो 10 वर्ष तक इस वार्ड में 10 वर्ष तक एससी ही रहेंगे। 10 वर्ष तक एससी कैटेगरी का ही व्यक्ति पंच बन सकता है, इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये भी 10 वर्ष तक एसटी कैटेगरी का ही रहेगा, ये भी 10 वर्ष तक ओबीसी कैटेगरी का रहेगा, ये भी 10 वर्ष तक महिला ही रहेगा, ये भी 10 वर्ष तक यूआर। अब 10 वर्ष के बाद आगे 10 से 20 वर्ष जाना है। अब इसके आगे हमको फिर से 10 से 20 वर्ष जाना है, मतलब फिर से अब यही एक चक्रानुक्रम कहलाएगा, यही एक चक्रानुक्रम कहलाया। अब इससे ये एक चक्रानुक्रम कंप्लीट होगा, तब इसके जब हम आगे जाएंगे, इससे जब हम आगे जाएंगे तो फिर से हम वार्ड को देखेंगे। तो वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 5। अब वार्ड 1 में पहले वाला चक्रानुक्रम एससी था, अब यहाँ एससी नहीं आना चाहिए, यही चक्रानुक्रम है। क्यों? क्योंकि समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर देना है। हो सकता है वार्ड 1 एससी बस नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। मान लो एसटी आ गया, चलेगा। एससी बस नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले इसमें एससी था 10 वर्ष तक। दूसरा, एसटी नहीं आना चाहिए, ये ओबीसी आ सकता है। तीसरा, महिला नहीं आना चाहिए, ये यूआर आ सकता है। चौथा, यूआर आ सकता है। चौथा, महिला नहीं आना चाहिए, क्या आ सकता है ये? तो चौथा मेरे प्यारे बच्चों आ सकता है आपका क्या? एससी आ सकता है। और 5वां क्या आ सकता है? आपकी महिला। मतलब पहले जिस वर्ग का था वह वर्ग उसमें नहीं आना चाहिए। यह होता है आपका चक्रानुक्रम पद्धति। ऐसा आपको कोई नहीं समझाया होगा जैसे मैं जिस तरीके से चक्रानुक्रम को पढ़ाया हूं, ठीक, और चक्रानुक्रम का महत्व को समझाया हूं। महत्व समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर देना तथा एक ही वर्ग के बार बार आरक्षण का जो लाभ है उसको खत्म करना, ताकि दूसरे वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। यह महत्व होता है चक्रानुक्रम का। राइट। आशा करता हूं दोस्तों पंचायतों में आरक्षण आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। मैं 100% आरक्षण को कंप्लीट कर चुका हूं। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। जो मैं कंसेप्ट बताया हूं ऐसा कंसेप्ट आप दूसरे से पढ़ के देख लेना, नहीं मिलेगा। ठीक। कल हम पढ़ेंगे पदमुक्ति। प्रत्येक पंचायत में जो पदमुक्ति का प्रावधान है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पंचायत के कार्य, फिर निधि, फंड, ये सब चीज पे पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा हम समिति पढ़ेंगे, फिर टॉपिक खत्म कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब चीज को पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म। मिलते हैं कल के क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।